हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का सेट 3 का पेपर, ठीक है, साइंस का। तो इसमें इसने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपका बनेगा वो मेटल ऑक्साइड, यानी यहाँ पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर एक्स जो हमारा वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है वो क्विक लाइम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसने बोला है सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर जो एसिड बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर अपना कलर चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि टर्मरिक जो कि हमारा हल्दी है, और लिटमस जो कि लिचिन नामक प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो ये दोनों जो है हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाले क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि केमिकल कंपाउंड है जो कि ग्लास, सोप और पेपर बनाने में यूज़ होता है। तो आपको पता है वॉशिंग सोडा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर बनाने में, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। इसने कहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन का है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4, ये 5, और ये कंपाउंड स्टेबल भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन पूछ रहे हैं, तो ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखाते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो उसने ऑलरेडी रिएक्शन मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो उसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन देखते हैं, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब साथ ही साथ हम उसको भी बैलेंस कर लेते हैं, वाटर को भी, ठीक है। वाटर में हमारा हाइड्रोजन है, तो आप देखोगे कि 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑलरेडी बैलेंस है ये। इसका जो कॉफिशेंट है आगे का नंबर वो आएगा 1623, ठीक है। तो 1623 ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो ये आपका C4 एस्टेन है, तो ये अल्केन का फॉर्मूला पता ही आपको, इसका नाम है ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम है पेंटेन। ये 7 से जस्ट डबल है, तो इसका ये अल्कीन वाला है, ठीक है ना। इसका नाम है हेप्टीन। ये C2H6 है, इसका नाम है इथेन। तो आप देखोगे 3 तो हमारे अल्केन वाले हैं, एक ही अल्कीन का है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यही डिफर है क्योंकि ये अल्कीन का है। अभी कह रहा है इसमें से कौन सा रिएक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। यही रिएक्शन है जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो डिफर है। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो आपको पता है सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन हेल्प करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें इसने पूछा है फ्लावर का कौन सा पार्ट इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। पॉलिनेशन का मतलब होता है वो मेल गैमेट जो होते हैं, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, उसको ट्रांसफ़र कराना, ठीक है ना, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कराने में। तो उसके लिए इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब इंसेक्ट किसी प्लांट पर बैठते हैं या किसी फ्लावर पर बैठते हैं तो उनके पैरों में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को जो रीजन होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है ना। तो इसमें कलरफुल वाला पार्ट जो होता है हमारा वो सिर्फ पेटल्स होता है, ठीक है। इसी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हुआ इसने, शेप और कलर। तो आपको पता है ये डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग है, जब हम 2 बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में जो रेशियो था वो 9:3:1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट हार्ट।
ठीक है। तो आपको पता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, फिर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जाता है। तो हम इसमें सारे स्टेटमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो बी और सी वाला ही ट्रू है, क्योंकि लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और सी वाला जो है वो राइट आर्टरियम रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यही दो ऑप्शन सही हैं, बी और सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है हमारा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बोला हुआ है कि दो टी टॉल पी प्लांट्स में, ठीक है, क्रॉस कराया गया है, जिसमें से कुछ डॉफ प्लांट थे, और वो तभी पॉसिबल था जब हमने F1 जनरेशन के प्रोगेनी लिए थे, ठीक है ना। तो यही वाला ऑप्शन होगा। इसमें आपको पता है जो रेशियो बनता है वो ऐसे बनता है कुछ टी फिर टी छोटा टी, ठीक है, क्योंकि ये एक बार इसके साथ जाता है, फिर ये इसके साथ जाता है, ठीक है, फिर स्मॉल टी, तो ये आ जाएगा, फिर ठीक है, इसमें तीनों जो थे वो टॉल था, एक ही शॉर्ट था। तो उसने बोला है कि किसको उठाने से डॉफ प्लांट बनेंगे, वो भी क्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसने बोला है कौन कौन से लाइट के फिनोमिनन इन्वॉल्व हैं रेनबो फॉर्मेशन में। तो आपको पता है सबसे पहले लाइट का डिस्पर्सन होता है, उसके रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। डिस्पर्सन में लाइट 7 कलर में चेंज हो जाता है, और रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है बेसिकली, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें इसने बोला इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, ठीक है, इफ़ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर। तो आपको पता है कि डायमीटर बढ़ाने पर करंट जो है वो बहुत ईजिली ट्रैवल करता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो डायमीटर होगा उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। तो यही ऑप्शन 4D, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने बोला हुआ है कि फूड चेन में सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस टर्म एनर्जी में किस लेवल पे होगा। आपको पता है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ते जाते हैं केमिकल का कंटेमिनेशन बढ़ता जाता है। तो जितना कम ट्रॉपिक लेवल होगा वो सबसे बेस्ट फूड चेन होगा, ठीक है ना। ए, ठीक है ना, 2 ट्रॉपिक लेवल, इसमें सेकंड वाले के पास कम केमिकल जाएगा, थर्ड वाले ट्रॉपिक लेवल पे जो मौजूद होगा उस पर ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो बायोमाइनिफिकेशन के टर्म पे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है ओजोन के बारे में क्या ट्रू है। वो ओजोन एक तो पॉइजनस गैस है और वो यूवी रेस से बचाता है, ठीक है ना। तो ए और सी, तो इसका ऑप्शन है बी। बढ़ते 17 पे, असर्शन और रीजन वाले पे। इसने कहा है अ पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन अ कॉपर सल्फेट। तो हाँ, जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये ट्रू है हमारा, क्योंकि कॉपर जो ब्राउन कलर में प्रेसिपिटेट होता है, रेडिश ब्राउन, तो ये तो ट्रू है। हम नीचे चेक करते हैं, ये कह रहा है कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव, जबकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें इसने कहा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना। क्या ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर। यस, सिमिलर होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो सिमिलर तो होगा ही, ठीक है। और इसका रीजन दे रखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, इसलिए वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। इसका ऑप्शन ए है। अब आते हैं 19 पे। इसमें इसने कहा है कि रेड लाइट सिग्नल जो है वो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। सही कह रहा है बिल्कुल। रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दूर तक ट्रैवल करता है, और लेस स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो उसने लिख रखा ये असर्शन तो ट्रू है, रीजन चेक करते हैं ज़रा। ये कह रहा है कि रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, ये फॉल्स है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो तो लीस्ट स्कैटर्ड करता है, यानी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं 20 पे। इसने कहा द वेस्ट वी जनरेट डेली में बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ, हम ऐसे कुछ वेस्ट जनरेट करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे किचन का वेस्ट, सब्जी वगैरह ये सब,
नॉन बायोडिग्रेडेबल में पॉलीथीन बैग, ठीक है। तो हम दोनों तरीके का वेस्ट जनरेट करते हैं, सही है बिल्कुल। फिर कह रहा है द वेस्ट जनरेटेड इफ़ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा 21। अब ये कह रहा है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं, ये रिएक्शन है, ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। वाइट डेजलिंग फ्लेम का मतलब हो गया, डेजलिंग वर्ड तब आता है जब आंखों में वो रोशनी लगती हो। जैसे आपने देखा ना वेल्डिंग वाले जब वेल्डिंग करते हो तो उसकी रोशनी देखते हो ना, लाइट आंखों में चुभती है, तो जो लाइट चुभेगी आंखों में उसमें हम डेजलिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहा है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो एक वाइट कलर का पाउडर बनता है, हमें पता है वो पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसको रिएक्ट कराते हैं, बैलेंस करेंगे इसको, ठीक है ना, दो ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया हमारा। तो इसने कहा था राइट अ केमिकल रिएक्शन, तो हमने लिख दिया। अब ये पूछ रहा है कि वाइट कलर का जो पाउडर बना है, एस बना है, उसका नाम बताइए, ठीक है। तो ये हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब ये पूछ रहा है स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको दिख ही रहा है, इसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा होते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही होता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इसका रीज़न भी देना है कि ये रिएक्शन आपने क्यों लिखा है, इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों रखा है, तो हम ये लिखेंगे रीजन में कि when two or more substance combine to give one product, when two or more than two reactant gives only one product, that type of reaction is known as combination reaction, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं अब। इसने पूछा वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज, आपको पता ऑक्सीजन जो है वो टिप पे ही बनता है, ठीक है ना, चाहे वो रूट का टिप हो या वो स्टेम का टिप हो, ठीक है ना, सूट का टिप हो, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंथेसाइज एट सूट टिप स्लैश रूट टिप, ठीक है। फिर कह रहा हाउ डू दे प्रमोट फोटोट्रॉपिज्म, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि जब लाइट गिरता है ना तो उसके अपोजिट साइड में सारे ऑक्सीजन हार्मोन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो सेल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो जल्दी जल्दी सेल डिवीजन होना चालू होगा और उसकी केस में क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी उस साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसका कि when light falls on one side of the plant, oxygen diffuse toward, या ऑक्सीजन गैदर्ड भी लिख सकते हो आप, ऑक्सीजन डिफ्यूज टुवर्ड्स द सैडी साइड या लो लाइट साइड, ठीक है ना, लो लाइट साइड, जहाँ पर लेस लाइट होगा वहाँ पहुँचेगा ऑक्सीजन, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन stimulates the cell to grow, cell to grow longer on the side of
शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है ना, विच इज अवे फ्रॉम लाइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, दस प्लांट अपीयर बेंड, ठीक है ना, दस प्लांट अपीयर्स बेंड्स टुवर्ड लाइट। इसको मैंने डायग्राम के थ्रू पिछले पेपर में समझा दिया था, ठीक है। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे की वीडियो खोल के देख सकते हो आप, ठीक है ना, उसमें आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 23 पे। ये कह रहा है दो पेयर ऑफ विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बताना है गार्डन पी प्लांट का, जो कि मेंडल ने यूज़ किया था, ठीक है, जिसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉनलेस जो था वो आपको पता है डोमिनेंट था, यहाँ पे मैंने हाइट उठाया एक, ठीक है ना, एक कैरेक्टर में, और एक जो डॉफनेस था वो क्या था हमारा, रिसेसिव, ठीक है। एक ये हो गया एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में हम सीड का कलर ले लेते हैं, ठीक है, सीड के कलर में येलो सीड और ग्रीन सीड हमने ये किया हुआ था, ठीक है। येलो सीड जो था वो डोमिनेंट था, ठीक है, और ग्रीन सीड जो था वो रिसेसिव था, कलर ऑफ सीड्स, ठीक है। ऐसे फिर सीड का शेप होता है राउंड और रिंकल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके और वाले पार्ट। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी मेल की या फीमेल की चाइल्ड की वो 50% होती है, उसी को एक्सप्लेन करना है फ्लो चार्ट के थ्रू या फ्लो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता है मेल के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो स्पर्म होता है हमारा, ठीक है, एक्स वाई, इसमें दोनों क्रोमोजोम होते हैं, एक्स और वाई दोनों, ठीक है। इसको हेट्रोजाइगोट भी बोलते हैं या मिसमैच क्रोमोजोम भी बोलते हैं, ठीक है, या मिस पेयर। इसमें फीमेल में एक्स एक्स होता है, इसके गैमेट को ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा ये एक्स और वाई। इसके गैमेट को ब्रेक करेंगे तो एक्स एक्स, ठीक है। आपको पता है ये वाला एक्स इस एक्स के साथ जाएगा तो एक्स एक्स, ठीक है। फिर यही एक्स इस एक्स के साथ जाएगा तो भी एक्स एक्स, ठीक है। फिर ये वाला वाई अगर इस एक्स के साथ जाएगा तो होगा हमारा एक्स वाई। फिर ये भी वाई इस एक्स के साथ जाएगा तभी हमारा क्या होगा, एक्स वाई। अब एक्स वाई वाले सारे क्या है, मेल है, एक्स एक्स वाले क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो 50-50% चांस है, ठीक है। ये 50% हमारा मेल का हो गया और ये 50% हमारा फीमेल का हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम था हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में, इसने बोला हुआ है कि व्हाट डू वी से दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस भी बोलते हैं। इस केस में जो पर्सन होता है वो नज़दीक की चीज़ें उसको नहीं दिखती है, ठीक है ना, दूर की चीज़ें वो देख सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम व्हेन अ पर्सन कैन सी, व्हेन अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिया है, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। और इसने बोला है इसके दो कॉज बताने हैं, ठीक है। तो पहले कॉज में क्या होता है कि फोकल लेंथ जो है ना आई लेंस का वो बढ़ जाता है, तब होता है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस
इज़ टू लॉन्ग, ठीक है, या आई बॉल अगर छोटा हो जाए तब, ठीक है, आई बॉल बिकम टू स्मॉल, तो उस केस में रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसने पूछा टाइप ऑफ लेंस बताना है, तो आपको पता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25th पे। 25th में इसने बोला ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, और मार्क करना है। तो ये रहा डायग्राम, हमने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है ताकि टाइम बचे हमारा, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन मार्क कर देंगे, मार्क किया हुआ है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क कर देंगे, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ें जैसे जैसे लगाई गई हैं उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं 25th के बाद ये और वाले पार्ट पे। इसने कहा एक ऐसा डिवाइस बताइए जो मैग्नेटाइज कर पाए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट के कांटेक्ट में आने पर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस पे को अगर मैग्नेटाइज करना हो ना तो मैग्नेट के कांटेक्ट में आने पे ही होगा, ठीक है। तो हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ उसको, उसने डिवाइस बोला था, यहाँ लिख लेंगे परमानेंट मैग्नेट लिख सकते हैं, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हो आप, या आप इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ना किसी मैग्नेट के ऊपर जब हम किसी आयरन नेल को रगड़ते हैं, फिर जब उससे हटाते हैं तो कुछ टाइम के लिए आयरन नेल किसी दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइज होना, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। फिर कह रहा है ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिलेंडर। तो ये रहा हमारा वो सिलेंडर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है पूरा। तो ये डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है ना। ये पेपर में कभी कभी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम अटैच कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसने पूछा है व्हाट आर डीकम्पोजर, ठीक है। डीकम्पोजर क्या है, आपको पता है कि जो डीकम्पोजर होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ डीकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म that break down the complex organic substance या material, complex organic substance into simpler inorganic substance, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये नहीं होंगे तो दो कॉन्सिक्वेंस बताने हैं, यानी क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेड बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, डेड बॉडी प्लांट की या किसी भी एनिमल की। तो अगर उनको नहीं खाएंगे तो एक तो गंदी स्मेल आएगी, तो फॉल स्मेल, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा आपको पता ही है, मक्खी की ब्रीडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये जब ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं तो वो सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। और सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन मेंटेन हो जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन रिप्लेस ही नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं हम नो रिप्लेसमेंट ऑफ, नो रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, नो मेंट ऑफ सॉइल। इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन का रिप्लेस होना सॉइल में,
तो ये नो का मतलब न्यूट्रिशन रिप्लेस नहीं होगा सॉइल में, ठीक है। और क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना, डिजीज़ वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आते हैं 27 पे। इसने कहा है जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको पता है कि जिंक जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे जिंक ऑक्साइड, रीज़न बताना है हमें, रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स वाई जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ठीक है। अब इसके बी वाले पार्ट में इसने बोला हुआ है कि सोडियम मेटल को हम स्टोर करते हैं किरोसिन ऑयल के अंदर। आपको पता है कि सोडियम जो है वो वाटर या एयर के कांटेक्ट में आने पर फायर पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इफ kept open Na react या sodium react with air to catch fire, ठीक है। अब इसका तीसरा सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखो उसने क्या बोला हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो, कि नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। हमें पता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कह रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें पता है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है। इट ऑक्सीडाइज, जो हाइड्रोजन बन रहा है ना उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इनटू वाटर इन द रिएक्शन टू वाटर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है कि रिडक्शन प्रोसेस बताना है इन पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो आपको पता है कि मर्क्यूरी जो है वो रोस्टिंग में चला जाता है। मर्क्यूरी का जो ओर होता है वो सीना बार होता है HGS, और सल्फाइड ओर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रोस्टिंग। यहाँ पर जो रिडक्शन प्रोसेस होगा, इसका जो रिडक्शन प्रोसेस होगा वो होगा रोस्टिंग, ठीक है, पहले वाले के लिए। और इसमें साथ साथ इसने रीजन भी पूछा हुआ है। तो रीजन में यहाँ पे मैं रीजन लिख रहा हूँ, ठीक है, कि मर्क्यूरी जो है वो लो रिएक्टिव है, ठीक है ना। मर्क्यूरी लो रिएक्टिव है इसकी वजह से, ठीक है। सेकेंड वाले में पूछ रहा है कॉपर। कॉपर भी आपको पता है, कॉपर ग्लांस कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसमें भी सल्फाइड हो रहा है, इसलिए इसका भी क्या जाएगा हमारा? रोस्टिंग, ठीक है। इसके रीजन में भी वही आ जाएगा कि कॉपर हैज़ लो रिएक्टिव, ठीक है, यही छाप देंगे। थर्ड वाले में जो रिडक्शन प्रोसेस होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव है। इसमें आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, रिडक्शन। रीजन पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम हैज़ हाई रिएक्टिव, ठीक है ना। सोडियम हैज़ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे 28 के और वाले पार्ट पे। इसमें इसने बोला है स्टेट द रीजन फॉर चेंज इन अपीयरेंस ऑब्जर्व व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने पर इसमें क्या चेंज होगा। देखो सिल्वर जो है ना बेसिकली वो सल्फर गैस के साथ यानी SO2 के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है, और उसका कलर होता है ब्लैक। तो इसके अंदर चेंज क्या आएगा कि ये वाइट से, ठीक है, वाइट टू ब्लैक कलर। और इसके रीजन में लिखेंगे सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म, रीजन होगा इसका सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड वाले का पूछ रहा है कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर का भी कलर आपको पता है, कॉपर ब्लैक हो जाता है और ग्रीन हो जाता है डिपेंड अपॉन कंडीशन, ठीक है। कॉपर का एक्चुअल कलर होता है रेडिश ब्राउन, तो ये रेडिश ब्राउन से अगर CO2 मिल गया एनवायरनमेंट में तो कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका कलर होता है ग्रीन, तो रेडिश ब्राउन टू ग्रीन। इसके रीजन में लिख देंगे कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म। अभी आयरन का पूछ रहा है, तो थर्ड वाले का चलते हैं। थर्ड वाले में उसने पूछा आयरन। अब आयरन पता है आपको कि आयरन का जो कलर होता है वो वैसे कलर होता है ग्रे, ठीक है। तो ये ग्रे से कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन कलर में, ठीक है। इस केस में आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। तो इसके रीजन में लिख देंगे कि आपको पता है वाटर और उसके कांटेक्ट में आने पर रस्टिंग वाले प्रोसेस में चला जाता है वो, ठीक है ना। तो रस्ट लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। वैसे तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है लेकिन आप आयरन ऑक्साइड लिख दो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 28 के बाद आते हैं 29 पे। ये कह रहा है कि हम जो पानी डालते हैं बेसिकली प्लांट के रूट सॉइल में डालते हैं ना, रूट के पास, लेकिन वो वाटर हर जगह पहुंच जा रहा है, तो कैसे पहुंच रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पहुंचता है, ठीक है ना। आपको पता है स्टोमेटा के पास जो वाटर गैदर्ड रहता है वो स्टोमेटल पोर जब ओपन होता है तो वहाँ से वाटर लॉस होता है। जब वाटर लॉस होगा ना तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, इसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ पुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन वाटर इज लॉस थ्रू स्टोमेटा स्टोमेटा इन द लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इट क्रिएट अ सक्शन या वैक्यूम लिख सकते हो, ठीक है। इट क्रिएट सक्शन फोर्स, इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। ड्यू टू विच वाटर इज पुल अप पुल्ड अप थ्रू जाइलम। आपको पता है वाटर को ट्रांसमिट जाइलम करता है और फूड और न्यूट्रिशन को फ्लोएम, ठीक है ना। पुल अप थ्रू जाइलम ऑफ द रूट्स टू द लीव्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 30 में इसने पूछा हुआ है दो कंस्टिट्यूएंट बताने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो आपको पता ही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रेन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसने साथ ही साथ पूछा हुआ है कि हाउ आर दीज कंपोनेंट प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। तो आपको पता है ब्रेन को बचाने के लिए क्रैनियम है जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो प्रोटेक्शन में ब्रेन के लिए क्या हमारा बोनी बॉक्स या स्कल लिख सकते हो या क्रैनियम लिख सकते हो। ठीक है, क्रैनियम या स्कल, इसमें से कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये बोन स्ट्रॉन्ग बोन होता है। ठीक है ना, जो कि ब्रेन को किसी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमें ये क्या नाम है स्पाइनल कॉर्ड का ही बताना है। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टेबल कॉलम होता है जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके लिए हमारा है वर्टेबल कॉलम। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल है और स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टिबल कॉलम है। अब इसने पूछा हुआ बी वाले पार्ट में हमें दो लिमिटेशन बताने हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो यूज होता है ना। आपको पता है कि नर्वस सेल जो होते हैं नर्व सेल वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसकी दो लिमिटेशन बतानी है। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन ये होता है कि सबसे पहली बात ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये पूरे बॉडी के सेल तक नहीं पहुंच पाता, ये उन्हीं सेल तक पहुंचता है जो नर्व सेल से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दे विल, पहला लिमिटेशन, दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ठीक है, दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ठीक है, नॉट ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल ऑफ एनिमल बॉडी। ठीक है, इन द एनिमल बॉडी। तो एक लिमिटेशन तो ये हो गई। ठीक है ना, कि ये उन्हीं सेल तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट होंगे। ठीक है, बाकी बॉडी के अदर सेल में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, ये पहला लिमिटेशन हो गया, दो लिमिटेशन इसने पूछे हैं। ठीक है, दूसरे लिमिटेशन में क्या है कि एक बार जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो ट्रांसमिट होता है, फिर कुछ टाइम रीसेट होने के बाद ही दूसरा इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा टाइम गैप रहता है। तो वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स is generated in a cell, and transmitted the cell will take some time, take some time to reset the mechanism। ठीक है, to reset, एक सेकंड इसको नीचे कर देता हूँ मैं, reset its mechanism before
it can generate and transmit a new impulse। ठीक है, मतलब एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करेगा, फिर उसके कुछ टाइम बाद दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होगा जनरेट होगा। ठीक है, टाइम गैप रहता है थोड़ा सा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम का गैप रहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखोगे तो उसने बोला हुआ है कि एक्सप्लेन करना है लाइट के उस फिनोमिनन को जो किसी भी, आपने देखा होगा ना कि जब किसी घर के अंदर छोटा सा होल होता है, उससे जब सनलाइट आता है तो वो रास्ता दिखता है। तो जस्ट लाइक वैसे ही पूछ रहा है ये कि नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ लाइट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट एंटर अ स्मोक फील्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। ठीक है, एक कमरे के अंदर धुआं भरा हुआ, ठीक है ना, और एक कमरे के छेद से लाइट आ रही है, तो हमें वो लाइट का रास्ता दिख रहा है। तो हमें इसका फिनोमिनन बताना है बेसिकली। इसमें जो फिनोमिनन काम करता है वो करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, when the light is passes through the solution and the path of the light become visible, this effect is known as Tyndall effect। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि स्टेट द डिपेंडेंसी ऑफ कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, पहले आप टिंडल इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है ना, इवन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक फाइन पार्टिकल ऑफ स्मोक ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली एंड द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, जिसकी वजह से हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, एंड द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल। अब इसने पूछा हुआ है कि कलर का लाइट के, मतलब अगर आपको पता है कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, ठीक है ना, तो क्या पार्टिकल साइज उनके स्कैटरिंग में किसी तरीके का रोल प्ले करेगा? तो हाँ, अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है ना, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर्ड करता है। ठीक है ना, और अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर्ड करेगा। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जो उसने पूछा हुआ है साइज ऑफ पार्टिकल के साथ उसको बताना है कलर के। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेरी फाइन पार्टिकल scattered mainly ब्लू लाइट। ठीक है ना, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, और जो बड़े पार्टिकल होंगे, द पार्टिकल्स साइज इज लार्जर व्हेन particles size is larger then it is scattered longer wavelength color। ठीक है ना,
इसमें हमारा आ जाता है रेड कलर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, 32 में इसने पूछा हुआ है, आप पढ़ोगे तो, कि एक तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का हमें डोमेस्टिक सर्किट में फंक्शन बताना है कि फ्यूज़ डोमेस्टिक सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये बेसिकली ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से प्रिवेंट करता है। ये खुद मेल्ट हो जाता है और पूरे सर्किट को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द एप्लियंस एंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एप्लियंस के साथ साथ सर्किट को भी बचाएगा। ठीक है ना, एंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। आपको पता है ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एकदम से कांटेक्ट में आते हैं तो करंट का एकदम से फ्लो बढ़ता है। ठीक है ना, इस केस में बहुत तेज़ी से पुल होने की वजह से वायर मेल्ट हो जाता है और फिर शॉर्ट सर्किट एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसी में ही। ये कह रहा है एक हीटर है जिसकी रेटिंग जो है वो 3 किलोवाट है। ठीक है, यानी हमारे पास पावर दिया हुआ है 3 किलोवाट और वोल्टेज दिया है 220 एम्पियर। वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज दिया है 220। कभी कभी ये वोल्टेज नहीं दिया होगा। ठीक है ना, ये हमारे घर में जो वोल्टेज इस्तेमाल होता है वो 220 वोल्ट ही इस्तेमाल होता है। फिर कह रहा है कि जो फ्यूज इस्तेमाल किया गया इसके लिए 5 एम्पेयर का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये हीटर के स्विच को ऑन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम देखेंगे कि करंट कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, करंट की रेटिंग निकालेंगे इसके लिए। पावर है, पावर किलोवाट में, इसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 वाट। ठीक है, आपके पास वोल्टेज है ही, आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो हमें I निकालना है तो P/V। ठीक है, डालते हैं 220, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको कट आउट करेंगे तो आएगा लगभग 13.63 एम्पियर। ठीक है, यानी हीटर को तो चाहिए इतना करंट, लेकिन फ्यूज़ कितने का लगा हुआ है, 5 एम्पियर का, तो ये फ्यूज़ को मेल्ट कर देगा। इसके लिए अगर प्रॉपर फ्यूज़ की बात करें ना तो 14 एम्पियर का फ्यूज़ प्रॉपर होता, क्योंकि वो फिर वो 13.63 एम्पियर को करंट को पास होने देता। ठीक है ना, तो करंट रिक्वायर्ड है 13.63 और आपने लगा दिया है फ्यूज़ 5 एम्पियर का। तो जैसे ही करंट पुल करेगा ये 5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 13.63 जो है एम्पियर वो ज़्यादा है रेटिंग ऑफ फ्यूज़ से। ठीक है ना, और वो फ्यूज़ कितना का था, 5 एम्पियर का था। ठीक है, देयरफॉर फ्यूज़ वायर, ठीक है, विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, तो ये हीटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखोगे कि इसने पूछा है ओम्स लॉ। तो आपको पता है कि ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो लिखते हैं, स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस द एंड ऑफ अ अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब हम मेजर करते हैं तो दो, मतलब कोई भी डिवाइस है उसके दोनों टर्मिनल पे, ठीक है ना। तो अक्रॉस द एंड ऑफ एंड्स ऑफ अ गिवन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द proportional to the current flowing through it at constant temperature, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना, at constant temperature, ठीक है। अब ये कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पी ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रजिस्टर R1 R2 एंड R3। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, कोई ड्राइव नहीं करना है, ठीक है ना। तो 1/RP जो होगा, पैरेलल का फॉर्मूला यही होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, कभी भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है, जितना पूछा गया सिर्फ वही लिखेंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा लिखोगे हो सकता है कहीं आपसे गलती हो जाए, फिर एग्जामिनर की नज़र चली जाए तो वो काट भी देगा आपके मार्क्स, ठीक है। तो जितना पूछा है सफिशेंटली उतना ही लिखना है हमें, ठीक है। ये कोई सोशल का पेपर नहीं है कि हम पेज भरते जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है आपको, ठीक है। अब इसने बी वाले में पूछा कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ रजिस्टर, ये इसका हमें कैलकुलेट करना है बी वाले का, ठीक है। आपको पता है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों का क्या आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R, क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला ही होता है हमारा, ठीक है। तो 1/RP, इसका एलसीएम आर ही आएगा, 1 + 1 2, पलटेंगे, RP कितना आ गया हमारा R/2, यानी इन दोनों का काम करेगा वो अकेला RP। ये RP और ये R आपस में क्या है, सीरीज में है, तो RS क्या हो जाएगा हमारा, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस होगा क्या होगा R + RP, R का R और RP क्या है हमारा R/2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2R + R, जो कि हो जाएगा 3R/2, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा 3R/2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 34 वाले में इसने पूछा है कि 5 सॉल्यूशन है ABCDE, ठीक है, और इसने कहा है कि इसका पीएच पेपर से टेस्ट किया गया है, तो पीएच की वैल्यू है 4 1 13, ठीक है ना। ए का जो पीएच है वो क्या है 4, बी का जो पीएच है वो है 1, और सी का जो पीएच है वो है 13, और डी का पीएच है 7, ठीक है, और ई का जो पीएच है वो है 10, ठीक है। तो सबका पीएच मेजर करके दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रांगली एसिड कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जिसका पीएच सबसे कम होता है वो स्ट्रांग एसिड होता है, तो सबसे कम पीएच किसका है बी वाले का, यानी जो स्ट्रांगली एसिड होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है ना, सॉल्यूशन बी। फिर दूसरे वाले में इसने पूछा हुआ है स्ट्रांगली अल्कलिन, अल्कलिन का मतलब वो बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना, तो उसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको पता है इसका सबसे पीएच ज़्यादा वाला कौन सा है, सी वाला है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन सी स्ट्रांगली, ठीक है, अल्कलिन। फिर तीसरे वाले में इसने बोला हुआ है कि वीकली एसिड, देखो वीकली एसिड में क्या होता है, देखो 7 से नीचे आपको पता है एसिड है, 7 से ऊपर क्या है बेस, और 7 पे न्यूट्रल रहता है वाटर, जिसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो 7 से नीचे ही हमें देखना है, ठीक है ना। तो 7 से नीचे में हमारा क्या आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या वीकली एसिड, ठीक है ना, वीकली एसिड हमारा है
4, ठीक है, सॉल्यूशन यानी ए, ठीक है ना, जिसका pH 4 है। फिर पूछा है न्यूट्रल, तो आपको मैंने बताया 7 वाला न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसका कलर ग्रीन होता है और इसमें हमारा आता है क्या, वाटर, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन डी। फिर हमारा फिफ्थ, इसमें उसने पूछा वीकली अल्कलाइन, तो वीकली अल्कलाइन में जो लास्ट में बची गया हमारा, ठीक है, ये 10 वाला ही बचा है, ठीक है ना। तो वीकली अल्कलीन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन ई, ठीक है। तो हमने सभी सॉल्यूशन को लिख दिया। फिर कह रहा है इसको अरेंज भी करना है, ठीक है। किस बेस पे अरेंज करना है, H+ की कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो आपको पता है कि जिसका pH सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर H+ आयन कम होगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर होगा, या दूसरी भाषा में बोले इसको, तो जिसका pH कम होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी उसमें H+ आयन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो सबसे क्या आएगा हमारा, बी था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे बी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ए, उसके बाद आ जाएगा डी, उसके बाद ई, ठीक है, उसके बाद आएगा सी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा उसमें H+ आयन ज़्यादा होगा, और जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें H+ आयन कम होगा, ठीक है ना। यही ऑर्डर रिवर्स हो जाता अगर वो OH की बेसिस पे इसको अरेंज करने के लिए बोलता, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में, यही कर देता हूँ मैं, जगह नहीं क्योंकि, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में इसने बोला हुआ है कि राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट, ठीक है ना, और बेसिक सॉल्ट का हमें फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है एसिडिक सॉल्ट में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट में बेसिकली हमारा जो एग्जांपल है वो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें साथ में ये भी उसने पूछा है कि किस एसिड और किस बेस से बना है, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस ही बनाना है, बताना है। पेरेंट एसिड का मतलब किस एसिड और बेस को यूज़ करके आपने अमोनियम क्लोराइड बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें जो पेरेंट एसिड होगा वो होगा HCl, ठीक है ना। Cl में H ऐड कर देंगे और इसमें हम OH ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और पेरेंट बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, NH4OH, ठीक है। सेम ऐसे ही इसने दूसरे वाले पार्ट का पूछा है, बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट में आपको पता ही है, ठीक है। आप इसमें भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो मैं इसमें Na2CO3 लिख देता हूँ, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। बेसिक सॉल्ट में हमारा आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें भी पेरेंट एसिड जो होगा वो वीक एसिड होगा, तो ये लास्ट वाले में H+ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और इसका जो पेरेंट बेस होगा Na में क्या ऐड करेंगे, OH, तो NaOH, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 34 के बाद। और वाले पार्ट में इसने पूछा हुआ है नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ इन द प्रोसेस वी यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपको पता है कि इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोरो अल्काली प्रोसेस, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम भी बताना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ इतने वाले हिस्से को, ठीक है ना। नेम एंड स्टेट द ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है क्लोरो अल्काली प्रोसेस, क्लोर अल्काली प्रोसेस। क्योंकि इसमें क्लोरीन और एक ऐसा अल्काली बनता है जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्लोरो अल्काली प्रोसेस बोलते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक और पानी, ठीक है। NaCl और वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, तब बनता है आपका NaOH, ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई बैलेंस कर लेते हैं, 1 सेकेंड, 2, ये 2 और ये 2, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है ना, रिएक्शन को बैलेंस करके जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आधे मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा था कि रिएक्शन लिखिए, लिख दिया, उस प्रोसेस का नाम लिखना था, लिख दिया। क्या हो तो आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि इन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट 2 गैसेज एक्स एंड वाई, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में है, तो इसको एरो के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है ना, वे पूछ रहा है कि ये किस इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे। आपको पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी नेगेटिव में, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो इसलिए जो क्लोरीन होगा हमारा वो एक्स, ने बोला ना एक्स एंड वाई, एक्स मेंशन किया हुआ है इसने। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स लिख दे रहा हूँ मैं, क्लोरीन है जो कि हमारा इसकी वैलेंसी माइनस में था, इसको समझाने के लिए, तो ये एनोड पे जाएगा क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को हम वाई मान लेते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पे। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसने पूछा हुआ है वन ऑफ दीज गैसेज व्हेन रिएक्ट विद ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस अ कंपाउंड जेड। ठीक है ना, आपको पता है इसमें से एक्स जो है वो रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है हमारा। ठीक है ना, तो इसने पूछा हुआ है जेड कंपाउंड का नाम बताना है, तो जेड कंपाउंड जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होगा। ठीक है ना, जेड होगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो आप जानते ही हो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और इसने बोला हुआ है कि इसके साथ साथ इसकी रिएक्शन भी लिखनी है आपको। ठीक है, तो हम रिएक्शन लिख देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। ठीक है ना, या स्लेक लाइम, जब हम इसमें गैस पास करते हैं क्लोरीन, ठीक है, तो बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका यूज़ लिख रखा है इसने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हम 35 पे। इसने पूछा व्हाट आर स्पोर, तो आपको पता है कि स्पोर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे गैमेट्स मौजूद रहते हैं और वो नए इंडिविजुअल को जनरेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्पोर आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट, दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, जब तक पेरेंट्स से डिटैच नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तब तक ये नए इंडिविजुअल्स में नहीं बनेंगे। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि कैसे अपने आप को ये अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ऐसी कोई कंडीशन है जो उनको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रही हो, तो उसको हम बोलेंगे अनफेवरेबल। ठीक है ना, और फेवरेबल का मतलब अगर आसपास मॉइस्चर है जो उसको रिक्वायर्ड चीज़ें अगर उसको मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो कह रहा है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को कैसे ओवरकम करता है, बचाता कैसे, हमें इसको बताना है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक थिक लेयर होती है, ठीक है ना, तो थिक वॉल बोलते हैं, जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। ठीक है ना, जब इसके आसपास फेवरेबल कंडीशन होगा तो ऑटोमेटिकली वो वॉल जो होगा वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कवर्ड बाय थिक वॉल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन।
ठीक है। अब इसने पूछा है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताइए जो इसकी हेल्प से, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से अपने आप को डिवाइड करता हो, ठीक है ना। तो आपको पता है इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लिख देंगे राइजोपस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इसने बोला हुआ है कि दो रीजन बताइए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हों। तो आपको पता है कि आजकल ऐसे संतरे आ रहे हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं रहते हैं, ठीक है। टाइम से पहले बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो ये सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू मॉडिफाई किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ जाता है हमारा प्लांट्स, दो रीजन देना ना, विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है। उसके बाद दूसरे रीजन में हम लिख लेंगे, आपको पता है कि ये कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं वो टाइम से पहले ही हमारा फ्लावर और फ्रूट्स जनरेट कर देते हैं, तो ये टाइम को रिड्यूस कर देता है बेसिकली, ठीक है ना। तो प्लांट बेयर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर तो एज टू रिड्यूस टाइम, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है कि दो मेथड बताइए जिससे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इस्तेमाल करते हो। आपको पता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो लेयरिंग, उसमें हम एक पर्टिकुलर ब्रांच को लेके लैंड के अंदर डिप कर देते हैं, फिर जब वो ग्रो कर जाता है तो कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। इसमें आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, टिश्यू कल्चर भी लिख सकते हो। अब आते हैं इसके और वाले पार्ट में। इसने पूछा इस डायग्राम को रीड करते हुए हमें ABC के नाम बताने हैं। तो ए वाला आपको पता ही है, ये पॉलन ग्रेन है जिसको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारा मेल जर्म सेल है, ठीक है। उसके बाद ये बी है, इसको ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना, पॉलन ट्यूब। तो बी वाला जो है हमारा पॉलन ट्यूब है। ये हमारा एग है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फीमेल ठीक है। अब इसके बाद इसने पूछा हुआ है व्हाट हैपन व्हेन बी रीचेस सी। जब बी, यहाँ पर देख लो ABC, ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन बी रीचेस सी, ठीक है। तो इन द ओवरी को हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको पता है बी जो है वो ए को कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही वो पहुंचेगा सी तक वो फ्यूज़ हो जाएगा और फ्यूज़ होके आपको पता है जायगोट बनाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, अब बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है। बी कैरी ए, ठीक है, एंड दिस जर्म सेल फ्यूज विथ सी टू फॉर्म जायगोट, ठीक है। इसके इसने पूछा राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज दैट अकर इन अ फ्लावर, ठीक है ना। तो हमें इसमें बताना चाहिए, इसमें एक चीज़ और पूछा हुआ इसने, कहाँ गया, सिग्निफिकेंस भी बताना है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस, मेंशन इट सिग्निफिकेंस। तो आपको पता है कि जायगोट जो होता है, जो बनता है हमारा, वो कैपेबल होता है ग्रो करके नया प्लांट बनने का, ठीक है ना। तो उसमें सिग्निफिकेंस में हम लिख देंगे, क्योंकि एक सिग्निफिकेंस भी लिखना है।
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं जायगोट, एक सेकेंड, जायगोट इज कैपेबल टू ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इसके सेकंड वाले पार्ट में। इसने बोला पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताना है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब जब वो पहुंचेगा, क्या नाम है, हमारा मेल जर्म सेल, तो क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोसीड कराएंगी बताना है आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि जाइगोट तो बन जाएगा। अब वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद हमें लिखना है। ठीक है ना, पहला क्या होगा, जाइगोट डिवाइड होता है, आपको पता ही है। ठीक है ना, जाइगोट डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। ठीक है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। ठीक है, देखो हम पॉइंट्स बना के लिखेंगे ना तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं और बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर। ठीक है ना, फिर ओव्यूल क्या करेगा, इज कन्वर्टेड इनटू सीड, कन्वर्टेड इनटू सीड। ठीक है, फिर यही जो उसके अंदर ओवरी मौजूद था वो पककर फ्रूट में तैयार हो जाता है। ठीक है ना, तो ओवरी रिपन इनटू फ्रूट्स। और उसके जो पेटल्स और सेपल्स थे, ठीक है ना, बाकी जो अदर पार्ट है वो सेडेड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो पेटल्स जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते थे, ठीक है ना, पेटल्स और सेपल्स, एक सेकेंड, स्टाइल, ये सारे पार्ट आपको पता ही है। ठीक है ना, फ्लावर का स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है, में स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब ड्राई होके गिर जाएंगे। ठीक है ना, स्टिग्मा में स्टेबल। ठीक है ना, इसको स्ट्राइबल भी बोलते हैं, स्ट्राइबल। ठीक है, इसका मतलब वो ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाएंगे। ठीक है ना, SHRIVEL। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे इसने बोला हुआ है कि डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है ना, रे डायग्राम बनाना है, वो भी पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्शन का दिखाना है। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस होना चाहिए और लाइट की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मैं पहले वाले का डायग्राम यही बना देता हूँ। ठीक है, ये आपको पता ही है कॉनकेव लेंस है। ठीक है, जब आप डायग्राम बनाओगे तो सभी चीज़ें से ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं फोकस मेंशन कर देता हूँ, F1, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये F2। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि लाइट कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पैरेलल बना दी हमने लाइट। ये डाइवर्जिंग लाइन्स है तो आपको पता है लाइट उधर चली जाएगी, डायरेक्शन जरूर बनाएंगे। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को काट ही नहीं रहा तो हम क्या करते थे, इसको पीछे एक्सटेंड करते थे, तो यहाँ काटेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहला डायग्राम। ठीक है, लाइट की डायरेक्शन जरूर बनाओगे वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हाफ मार्क डिडक्ट होते हैं अगर आपने लाइट की डायरेक्शन नहीं बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट को सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही डालना है। ठीक है, उसका दूसरा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं, या यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, सीधा लाइट को कैसे लेके आना है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। ठीक है, आपको पता है कि ये जब लाइट ऐसे आएगा, ठीक है, तो जैसे ही ये इस पर पड़ेगा इस लाइट को ये डाइवर्स कर देगा। एक सेकेंड,
ठीक है। ये लाइट को क्या कर देगा यहाँ से, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो ये इसको पैरेलली भेज देगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। अब इसको आगे की तरफ लेंगे तो कहाँ काटेगा, ये फोकस पे ही काटता था, आपको पता ही है। तो ये हो गया हमारा F2, क्योंकि उसने बोला लाइट को किधर लेके आना है, सीधा डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, तो हम सीधा प्रिंसिपल फोकस पे लेके आए हैं। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है ना, सीधा मैं प्रिंसिपल फोकस पे लेके आऊँ। आपको पता है कि जब भी लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होता था वो पैरेलली निकलता था। फिर इसका वाइस वर्सा है कि अगर लाइट पैरेलल आएगा तो फोकस से पास होगा। ठीक है ना, तो दोनों डायग्राम हमने इसके कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसका सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल है, आप देखोगे तो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का एक टॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +4 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ दे रखा 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ तो भी कौन सा लेंस है हमारा, ये कहाँ गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता है इसमें पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो प्लस का 24 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसने दे रखा है 16, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर। वे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। हमें पता है वी निकालना है। ठीक है ना, तो वी निकालने के लिए हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमें वी निकालना है, तो पहले हम इसके लिए एक फार्मूला बना लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। इसको इधर ले आते हैं हम, तो ये हो गया। ठीक है, वैल्यू डालते हैं, एक सेकेंड नीचे कर दो उसको मैं। एफ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, प्लस यू है हमारे पास -16। जब भी आप नेगेटिव साइन लगाओ ब्रैकेट का जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गलती होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 24 माइनस 1/16। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 48 आएगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कैल्शियम 48 आएगा। ठीक है, 24 2 × 48 और 16 3 × 48, तो ये -1/48 पलटेंगे तो -48 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा v -48 सेंटीमीटर। देखो माइनस ये बताता है कि ये इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है ना, इसने पोजीशन पूछा हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, कि इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें हाइट भी पता लगानी थी, साइज़। ठीक है ना, तो साइज़ पता लगाने के लिए आपको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। एम का जो फॉर्मूला था वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और एम का फॉर्मूला था v/u। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है ना, इस साइड लिख दे रहा हूँ। तो HI/HO v/u। HI हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। ठीक है ना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो था हमारे पास 4 था। v हमने अभी जस्ट निकाला है -48, और u हमारे पास कितना था -16। तो ये कट जाएगा, 16 से ये कट के 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, प्लस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके और वाले पार्ट पे। ये भी डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसमें हमारा लेंस था, इसमें हमारा मिरर है। इसमें भी सेम इसने बोला हुआ है कॉन्वेक्स मिरर लेना है। ठीक है, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो पहले का डायग्राम बनाता हूँ मैं पॉलिश कर देते हैं इस साइड। ठीक है,
का फोकस इस साइड होता है, पॉलिश साइड। अब इसने बोला है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल लेके चलेंगे लाइट को, ठीक है। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करेगा। तो ये प्रिंसिपल फोकस को तो काट ही नहीं रहा, तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया पहला वाला, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। फिर दूसरा डायग्राम में इसने बोला हुआ है प्रिंसिपल फोकस की तरफ इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो करते हैं हम इसको, एफ सी सीधा इसके ऊपर लेके आना, ठीक है ना। मिरर को पॉलिश जरूर करेंगे, अदरवाइज नंबर कटने के चांसेस आपके पूरे पूरे हैं। फोकस की तरफ हमने इसको डायरेक्ट किया, ठीक है ना। आपको पता है जब फोकस की तरफ पास करते हैं तो ये पैरेलल निकलता है, ठीक है। इसको पीछे लेके आएंगे, तो ये डायग्राम हमारा बन गया 36 का। ये दोनों डायग्राम हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे। तो बढ़ते हैं हम इसके पहले न्यूमेरिकल पे, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इसने सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही था वो, ठीक है ना। ये ऊपर लेंस दिया हुआ था, ये मिरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि कैंडल की हाइट दी हुई है, ठीक है ना, 1.5 सेंटीमीटर टॉल। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ये कॉनकेव मिरर है, तो आपको पता है कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 18, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने बोला यहाँ पर पोजीशन निकालना है, साइज़ निकालना है, ठीक है ना, यानी वी निकालना है और हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, ठीक है। तो सेम इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमारा मिरर फार्मूला, ठीक है ना। लेंस फार्मूला में नेगेटिव होता है, मिरर फार्मूला में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू डाल देते हैं, पहले फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना। हमें वी निकालना है तो उसको इधर ले आते हैं, एफ माइनस 1/u। एफ है हमारे पास माइनस का 12 सेंटीमीटर। जब भी आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव लिखोगे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि गलती नहीं होगी आपसे। ब्रैकेट यूज़ करने से चांसेस कम हो जाते हैं, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं रहता है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 36 आएगा, ठीक है। तो 12 3 36, 18 2 36, तो ये आ गया -1/36, ठीक है। पलटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वी हमारा माइनस का 36 सेंटीमीटर, तो हमारा वी निकल चुका है, ठीक है। वी के बाद इसने पूछा था साइज़, तो आपको पता है कि सेम वो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ ये माइनस वी अपॉन यू के बराबर भी होता है। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन तो दिया नहीं, तो हम यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वैल्यू डालते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है 1.5, माइनस वी हमने अभी जस्ट निकाला था -36, और यू है हमारे पास माइनस का 18। ये माइनस से माइनस कट गया, 18 से कट के माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया -2। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया हमारा, -3 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। बाकी कभी भी हाइट नेगेटिव में नहीं होता, मतलब अगर आप कहीं सोचो कि माइनस में हाइट जा रही है, ठीक है ना, सिर्फ नेगेटिव साइन इसका नेचर बता रहा है इमेज का। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसने कहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस। होमोलोगस मेंबर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 से डिफर करता है, ठीक है ना। और पहले 2 लिखने हैं, तो आपको पता है ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन होगा, यहाँ से चालू होगा CH3Br, पहला मेंबर ये होगा, ठीक है ना। तो दूसरे मेंबर में हम इसमें CH2 ऐड कर देंगे, और इसमें C ऐड होगा तो C2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम है ब्रोमोमीथेन, इसका नाम है ब्रोमोइथेन, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप हमारा ब्रोमीन ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहले 2 मेंबर हो गए होमोलोगस वाले जिनका फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ये कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ, इनके नाम बताने हैं। तो आपको पता है कि ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, यानी पहला वाला जो है वो अल्डिहाइड है,
ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो हमारा कीटोन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 37 के बाद इसके जो और वाले पार्ट है, देखो सबसे पहले तो इसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी ऑब्जर्व एंड एडिंग 5% अल्कलीन पोटेशियम पर मैग्नेट। पहले तो कभी कभी ना पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर पूछ देगा आपसे। ठीक है, इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, अगर मान लो आपने पोटेशियम पर मैग्नेट को कहीं पर प्लेस किया और वो अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उस सॉल्यूशन का कलर पर्पल ही रहेगा। लेकिन अगर वो रिएक्ट हो गया तो इसका मतलब वो कंज्यूम होना चालू हो गया, तो पर्पल कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि 5% अल्कलीन पोटेशियम पर मैग्नेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं हम इथेनॉल में। ठीक है, आपको पता है कि इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CH3CH2OH, और जो ये KMnO4 है, अल्कलीन KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, और ये क्या करेगा, अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देगा तो इसको इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, इसका मतलब अल्कलीन KMnO4 रिएक्ट हो रहा है यानी कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब जो पर्पल कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इसने पूछा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, तो यहाँ पे लिख देंगे द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज डिसअपियर। ठीक है ना, द कलर ऑफ KMnO4, कलर क्या है, पर्पल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर। ठीक है, तो रोल पूछ रहा है KMnO4 का, तो आपको पता है KMnO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पे। रिएक्शन लिखना था, जो रिएक्शन इन्वॉल्व था तुमने रिएक्शन ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, इसके और वाले पार्ट में भी सेम रिएक्शन ही है। इसने पूछा है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड इन 443। ठीक है, 443, और ये हमारा H2SO4 है यहाँ पे कैटेलिस्ट। ठीक है, तो इथेनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं। आपको पता है CH3CH2OH होता है इथेनॉल का। ठीक है, और क्या डाला हुआ इसके अंदर, कंसनट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर जो है वो 443 केल्विन है। रिएक्शन की कोई भी कंडीशन हम एरो के ऊपर ही मेंशन करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये जो अल्कोहल है अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 डबल वन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, ये इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में वाटर रिमूव हो रहा है इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पहले तो केमिकल रिएक्शन लिखना था, हमने लिख दिया। फिर ये पूछ रहा है रोल बताना है H2SO4 का, तो H2SO4 का जो रोल है, ठीक है, इसने भी पूछा राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर्म, तो ये कंपाउंड जो बना है हमारा इथीन बना है। ठीक है, फिर रोल पूछ रहा है H2SO4 का, तो जो रोल है H2SO4 के, दो रोल हैं, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी। ठीक है ना, तो H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, हमने रिएक्शन भी इसका लिख दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, ठीक है ना, माउथ से माउथ टू एनस तक जाता है। ठीक है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी पता है ना आपको, माउथ को बोलते हैं। तो आप माउथ के अंदर एक ही ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, फिर ये भी पूछ रहा है कि कौन से फूड के कंपोनेंट को ये उस पर एक्ट करता है, ये जो ग्लैंड जो एंजाइम सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ये है सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, किस कंपोनेंट पे एक्ट करता है, एक्ट ऑन स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो। ठीक है ना, एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक चीज़ और जान लो,
कि प्लांट जो अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है और जो एनिमल है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसको बोलते हैं हम एनिमल स्टार्च, ठीक है ना, ग्लाइकोजन को। अब इसने पूछा सेकंड पार्ट में, बी वाले में, दो ऑर्गन बताने, इसमें स्पिंचर मसल होता है, ठीक है ना। स्पिंचर मसल बेसिकली फूड को मूवमेंट करने में आगे हेल्प कराता है, ठीक है ना। तो स्टमक में मौजूद रहता है और एनएस में भी, स्टमक और एनएस, ठीक है, इंटेस्टाइन में भी रहता है। फिर ये कह रहा है व्हाट विल हैपन, म्यूकस इज़ नॉट सिक्रेटेड। पता आपको म्यूकस एसिड से प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। अगर म्यूकस नहीं निकलेगा तो क्या होगा, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे सी वाले का फर्स्ट पार्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक will not be protected from the action of acid। इस केस में एसिड जो है वो स्टमक में घाव कर देता है, उसको हम अल्सर बोलते हैं, ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अब बढ़ते इसके सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में इसने कहा है कि अगर विली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सेंट हुआ तो क्या होगा। आपको पता है कि विली से ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, और जब वो इंटेस्टाइन में विली नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे डाइजेस्टेड फूड विल नॉट बी एब्जॉर्ब, नॉट बी एब्जॉर्ब, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट पे। इसी वाले पार्ट में इसने कहा है कि बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है, बट फिर भी ये रोल क्यों प्ले कर रहा है डाइजेशन में। देखो बाइल जूस पहले तो, बाइल सॉल्ट या बाइल जूस जो होता है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, यानी फैट को, बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस हेल्प, बाइल जूस is used in emulsification of fat। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे फैट मॉलिक्यूल में यानी फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और दूसरी चीज़ आपको पता है, स्टमक से जो फूड आ रहा है तो एसिड था उसके अंदर, तो वो फूड एसिडिक है। अब उस फूड को वापस बेसिक बनाना पड़ेगा ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम काम कर पाए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे बाइल जूस मेड फूड अल्कलीन फ्रॉम एसिडिक, ठीक है ना। एसिडिक फूड था क्योंकि स्टमक में एसिड था, फ्रॉम एसिडिक टू एक्ट पैनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें इसने पूछा है 39 के क्वेश्चन में, इन डोमेस्टिक सर्किट एलईडी बल्ब्स आर अरेंज, ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि की K1 को अगर हमने क्लोज कर दिया, अगर आपको पता है कि K1 को जब हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे घूमता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी इस केस में बल्ब ए जो होगा वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बल्ब ए ग्लो, बल्ब ए ग्लो, ठीक है। फिर कह रहा है कि K2 अगर क्लोज करते हैं, अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, या फिर अब इसको हटाते ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब K2 को क्लोज करेंगे
तो आपको पता है कि उस केस में ये जो बल्ब हैं वो सारे के सारे बल्ब जल पड़ेंगे। कौन से हैं? बी सी डी ई, क्योंकि करंट इधर से ऐसे फ्लो होता हुआ यहाँ से होता हुआ ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। इधर जाएगा बट ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये ए वाला ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बल्ब बी सी डी और ई ग्लो, ठीक है ना। अब आते हैं नीचे बी वाले में। इसने बोला फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब व्हेन इट ग्लो। करंट पता लगाना है, ठीक है ना, बी वाले के थ्रू। तो आपको पता है बी वाले में इसने पावर भी दे रखा है और वोल्टेज भी दे रखा है, ठीक है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। पावर कितना है इसका? 11 वाट है बल्ब बी का, ठीक है। तो यहाँ 11 डाल देंगे। वोल्टेज उसने 55 दे रखा है, तो 55 लिख लेते हैं। ये नीचे आएगा तो 11/55, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक सेकेंड, ये नीचे चला गया, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इधर। पावर का फॉर्मूला था वी आई, ठीक है। बी वाले बल्ब में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रहा बी वाला बल्ब, 11 वाट पावर है, तो 11 वोल्टेज है 55, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 11/55, काटेंगे तो 1/5, 11 5 सा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 एम्पियर, ठीक है ना। यानी बल्ब बी में जो करंट जा रहा है वो 0.2 एम्पियर जा रहा है। तो आप देखोगे सारे बल्ब आइडेंटिकली है लगभग, ठीक है ना। तो बाकी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूछेगा तो आप सीधा लिख सकते हो। फिर इसके सी वाले पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी बताना है आपको, ठीक है। तो हमें आई तो पता चली गया है, सब में आई सेम ही जा रहा होगा, तो मैं चाहूँ तो वी इक्वल टू आई आर लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वी इज इक्वल टू आई आर। वी कितना था हमारे पास? वी है इसमें बल्ब में 55, आई 0.2 है, रेजिस्टेंस निकालना है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0.2 पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, फिर ये 2 से कट के 5, तो 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 275, ठीक है। यानी जो बल्ब जो पूछा है ना इसने बी वाला, उस बल्ब बी का जो रेजिस्टेंस है वो 275 ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बी। अब देखो इसने पूछा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब बी सी डी ई। अब आप देख रहे हो कि सारे बल्ब तो एक जैसे ही हैं, सभी के लिए इंफॉर्मेशन जो वो सेम ही है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी सबके लिए सेम ही होगा, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट था, तो मैं यहाँ पर 4 हैं इक्विपमेंट, मतलब 4 बल्ब हैं, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी रेजिस्टेंस निकाल लिया है मैंने, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 इंटू में 275, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा हमारा 1100 ओम, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो निकालना था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। जब ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू ग्लो इफ ऑल द बल्ब इन द सर्किट व्हेन K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज इन, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि इसमें हम दोनों को जब हम अटैच कर देंगे, ठीक है ना, K1 को भी और K2 को भी, ठीक है। इस वाले केस में दोनों को क्लोज कर दिया, K1 K2 दोनों। तब आपको पता है कि जब दोनों को क्लोज करेंगे तो बाकी बल्ब सारे के सारे जल पड़ेंगे, ए भी जलेगा, बी भी जलेगा, सी भी जलेगा, ठीक है ना। तो इसके पार्ट में लिख देंगे, ठीक है। आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे। बल्ब ए विल कीप ग्लोइंग ठीक है with what would happen to the glow of all the bulb in circuit
व्हेन K1 K2 बोथ आर क्लोज एंड बल्ब C गेट फ्यूज। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, कनेक्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सी वाला फ्यूज़ हो गया, सी वाला ख़राब हो गया। अब सी वाला ख़राब होगा तो ये पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ में है तो सिर्फ ए वाला ही जलेगा, बाकी नहीं जलेंगे। ठीक है ना, अगर ये फ्यूज़ नहीं होता तो सब जलते। तो बल्ब ए विल कीप ग्लोइंग विद सेम ब्राइटनेस, विथ सेम ब्राइटनेस। अदर बल्ब BDE स्टॉप ग्लोइंग। ठीक है, अब इसमें रीज़न भी पूछ रहा है कि इसका रीज़न बताना है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे भाई सीरीज़ और पैरेलल वाला। ठीक है ना, कि ए वाला जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इन पैरेलल में कनेक्ट है और बाकी सीरीज़ में, इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं रीज़न भी लिख देता हूँ साथ ही साथ। बल्ब BDE are connected in series, are connected in series with C, so no current flow, no current flow। एक सेकंड इसको नीचे कर देते हैं हम, फ्लो थ्रू देम। ठीक है, द बल्ब ए रिमेन अनअफेक्टेड बिकॉज इट इज़ इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ना, द बल्ब ए रिमेन unaffected as it is connected in parallel, as it is connected in parallel। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये पेपर था वो ओवर हो गया। ठीक है ना, आप नेक्स्ट पेपर प्लेलिस्ट से ढूंढ कर आप देख सकते हो उसके वीडियो। ठीक है ना, ये सेट 3 था, उसमें आपको सेट 4 का पेपर मिल जाएगा। थैंक यू।